So good evening everyone. This is Manas Khanduja on Manas Khanduja the Chemistry अड्डा। तो बच्चों आप लोगों को पता ही है जेई एडवांस खत्म हो चुका है, जेई मेंस की दोनों शिफ्ट खत्म हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बढ़िया सा कॉलेज मिले, जो आईआईटी आपने सोचा है उसमें आपको एडमिशन मिले, वरना जेई मेंस की रैंक के थ्रू आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। ओके, तो ये तो वो स्टूडेंट्स हो गए जिन्हें पता है कि हमें एक कॉलेज मिल जाए। अब ये जो मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें 2025 लिखा है, 24 की बात नहीं हो रही, 24 की काउंसलिंग की बात नहीं है। तो ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 3 कैटेगरी में इस समय होंगे। पहले वो जो 10th को अभी अभी खत्म करके आए हैं और उनका 10th का रिजल्ट आ चुका है और उन्होंने डिसाइड कर लिया वो पीसीएम लेंगे, और अगर वो पीसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली वो बीटेक करेंगे। दूसरे वो बच्चे जो 11th का एग्जाम दे चुके हैं, 12th में उनके समर वेकेशन चल रहे होंगे और उनके दिमाग में है कि हमें भी जेई को क्रैक करना है। 11th हमारी अच्छे से नहीं हुई, 11th में हमारी बहुत बैकलॉग है, पर अब हम सीरियस हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी वो नए जोश वाले बच्चे जो अभी अभी 10th करके आए हैं। दूसरे जो 11th में जिनकी आंखें खुली कि इतनी आसान नहीं होती, सीबीएसई 10th और 11th में बहुत अंतर होता है, और 11th ऐसे ही उड़ गई जिनकी, तो ये उनके लिए। और तीसरे वो बच्चे जिन्होंने जेई मेंस का पेपर दिया, उस चीज से वो गुजरे और उन्होंने रियलाइज करा कि हमारी प्रिपरेशन में कमी थी। अगर हम थोड़ा सा सही डायरेक्शन में पढ़ते, अगर हमें सही तरह से चीजें पता होती, हमें पता होता कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें पता होता कि पीवाईक्यू ज्यादा करने थे, कि इनऑर्गेनिक में बहुत डिटेल क्वेश्चन आ जाता है, यूजेस भी पूछे जा सकते हैं, और किस तरह से पी ब्लॉक अभी भी रहा, हमें लग रहा था वो कट गया पर उसकी इंपॉर्टेंस उतनी थी। तो ये वीडियो इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए है। और जेई मेंस 2025 अगर मैंने डे 1 लिखा है, तो 2025 के एग्जाम तक मैं अब जितने भी केमिस्ट्री की चीजें हैं उन्हें पढ़ा। देखो एक्चुअली में मैं एक एडुकेटर हूँ, और वो जो वीडियोस होती हैं जो यूट्यूबर्स वाली होती हैं, उनसे ज्यादा मुझे पढ़ाने में मजा आता है। तभी आप देखोगे कि इस यूट्यूब चैनल पर हर समय नोटिफिकेशन वीडियो में नहीं डाल पाता, क्योंकि मैं पढ़ाने में बिजी होता हूँ, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए छोड़ी है। तो मैं वही चीज करूंगा और इस चैनल पर रेगुलरली टीचिंग वीडियोस डालूंगा। एज कम्पेयर टू बहुत से आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, कॉलेजेस बताएंगे, बट मानस सर को ज्यादा पढ़ाना पसंद है, तो वो इस चैनल पर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी पढ़ाने वाली चीजें हैं, प्लस हाँ कॉलेज के थ्रू काउंसलिंग के थ्रू थोड़ी बहुत हेल्प मैं करता रहूंगा, पर डोमिनेंट नहीं रहेगा ये चैनल उन सब चीजों के लिए, क्योंकि इसका नाम है मानस खंडूरी केमिस्ट्री अड्डा, ना कि मानस खंडूरी काउंसलिंग अड्डा। ओके, तो उधर भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, वो हर वो चीज बताऊंगा, पर पूरी तरह से उस पर मेरा ये डोमिनेंट नहीं रहेगा चैनल। इस पर पढ़ाने वाली वीडियोस को अब थोड़ा बढ़ाएंगे, अब हम पे पढ़ने का टाइम है। अब देखो स्ट्रेटजी तो आखिरी महीने में ढूंढनी होती है, वो बच्चे ढूंढते जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है या कम पढ़ा होता है, बट अब से हम मैं इस चैनल पर रेगुलर थोड़ा केमिस्ट्री से रिगार्डिंग वीडियोस को डालूं। तो आज से ही इसका शुरुआत करते हैं। आज है 29 मई, ठीक है। डे 1 केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, हमें केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, किस तरह से जेई मेंस की केमिस्ट्री को हम अभी से अच्छा कर सकते हैं, 11th की जो हमारी केमिस्ट्री खराब रह गई है उसको कैसे बढ़िया कर ले, 12th में जो आने वाली केमिस्ट्री है उसको कैसे अच्छा करना है। तो इन सब चीजों को मैं आज स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ इसमें दोगे, इस चैनल से जुड़कर। रोज 9:30 बजे मेरी यहाँ पर वीडियो अपलोड होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सुबह बनाऊं, पर अपलोड रात को करूंगा, क्योंकि आप फिर उसे इजीली देख पाओगे। ठीक है ना, सुबह वो चली जाएगी, फिर वो एल्गोरिदम के हिसाब से बाहर हो जाती है। मोस्टली बच्चा रात को ही होगा ना, आप सब कोचिंग करके आओगे, एक्स्ट्रा क्लासेस करके आओगे, तो रात को ही मोबाइल यूट्यूब देख पाते हो। तो आपके अकॉर्डिंग ये बैच नाइट में चलेगा। और शुरुआत करते हैं डे 1 की, और बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन में लूंगा कि हमें केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है और मैं कौन से चैप्टर से यहाँ पे शुरुआत करूँ। पहला दिन है 11th 12th ड्रॉपर। आप जिस भी कैटेगरी में हो, अगर आपको लगता है केमिस्ट्री हमारी बहुत वीक है और हमें बेसिक से चीजों को पढ़ने की जरूरत है, हम शुरू से सब कुछ पढ़ना चाहते हैं क्योंकि अभी समय अच्छा है, हम सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये लेक्चर आपके लिए। सो दिस इज मानस खंडूजा, electrical engineer who likes to teach chemistry, will be starting a new batch for you, जिससे आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए। तो इंग्लिश से ज्यादा मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा। ओके, दोनों में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में। बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आ पाती हो, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। तो मैं दोनों तरह से कोशिश करूंगा कवर करने की। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की। तो आपको पता है हमारी केमिस्ट्री
देखो बिल्कुल आप 10th वाला बच्चा 11th वाला बच्चा बिल्कुल बेसिक से चीजें बतानी है मुझे, तो मैं एक बार तीनों चीजें आपकी कवर कर। तो देखो केमिस्ट्री में शुरुआत होती है 3 स्ट्रीम से, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये 3 स्ट्रीम हमें पढ़नी होती हैं और ज्यादातर बच्चों को पता है कि केमिस्ट्री में इससे आपका ज्यादा रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ये ज्यादा डिटेल्ड भी है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि ज्यादा सोचने वाली और ज्यादा आपकी कैलकुलेटिव या फिर ज्यादा थोड़ा दिमाग लगाने वाली कौन सी होती है, तो वो फिजिकल होती है। फिजिकल में देखो मैथमेटिकल पार्ट रहता है तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी होती है। अगर मैं इंटरेस्टिंग की बात कहूँ मैथ वाले बच्चों के लिए, तो ये फिजिकल आपकी काफी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी। अगर आप बिल्कुल नए हो केमिस्ट्री में तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी लगेगी। न्यूमेरिकल, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, स्लोप्स। तो अगर आपका मैथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा है तो फिर आप फिजिकल की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहोगे। आखिरी जो चीज होती है ना, जो सबसे ज्यादा बच्चों को इरिटेट करती है, वो होती है इनऑर्गेनिक। तो अब हमारे पास बहुत अच्छे से समय है। हम देखो अगर आप अभी से शुरू करोगे ना तो फिर आखिरी 2 महीने में आपको स्ट्रेटेजी नहीं ढूंढनी पड़ेगी कि 60 दिन में कैसे इनऑर्गेनिक पूरे, 11th की बैकलॉग को 12 दिन में कैसे करें, एक दिन में कैसे जेई मींस की केमिस्ट्री रिवाइज करें। तो उन वीडियोस को आपको नहीं देखना पड़ेगा अगर आप आज से ही मेहनत शुरू करें, कि कोई बहुत दूर तो है नहीं। जेई में 6 महीने रह गए, 6-7 महीने ऐसे ही बीत जाएंगे। फिर आप लोग लास्ट मोमेंट पे चीजों को ढूंढते हो, पर इससे फायदा है अभी से कर लो। पता तो है ही ना वहां जाना है, कोई ऐसा तो है नहीं तुम्हें डाउट है कि 12th में अरे मेरे को इंजीनियरिंग करनी है नहीं करनी। करनी तो होती है। अगर आपने पीसीएम लिया है तो 10 में से 8 बच्चे इंजीनियरिंग ही करेगा। 2 बच्चे 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देंगे या बीएससी ले लेंगे, पर मोस्टली तो आप इंजीनियरिंग की तरफ ही जाते हो अगर आप करियर ओरिएंटेड हो। हाँ, अगर आपने ऐसे ही ले लिए तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो वो पीसीएम में 90% इंजीनियरिंग के डायरेक्शन में जाता है। और फिर अगर हमें जाना ही वही है तो हम अभी से अपने आप को बदल लेते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा केमिस्ट्री। कल से हम मोल कंसेप्ट पूरा स्टार्ट करेंगे। आज मैं बता दूंगा कि डिटेल किस तरह से हमें चीजों को पढ़ना है, कैसे हम आगे बढ़े। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में ऑब्वियस सी बात है, आप इसके बारे में अगर अभी तक नहीं सुना है तो इसमें आपको चीजें मेमोराइज करनी पड़ती हैं। ये अपने एक्सेप्शंस के लिए जानी जाती है। एक्सेप्शन वर्ड आप बार बार इसमें सुनोगे। तो अगर किसी को नहीं पता एक्सेप्शन का मतलब, तो एक्सेप्शन मतलब होता है कि जो चीज होनी चाहिए वो ना हो। ठीक है ना। एक्सेप्शन हो गया ना, जैसे आप सोचो कि सीएसके कितनी बार फाइनल में पहुंचती है और इस बार वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, तो एक तरह का एक्सेप्शन था ना इस आईपीएल में। तो एक्सेप्शन का मतलब जो रूल्स हैं उनको कोई फॉलो ना करे तो वो एक्सेप्शन कहलाता है। जैसे सारे मेटल सॉलिड होते हैं, मरकरी कैसा होता है, लिक्विड होता है ना मरकरी लिक्विड। तो एक्सेप्शन है। ठीक है। एल्कली मेटल्स सारे के सारे क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड शो करते हैं। लिथियम थोड़ा कोवलेंट नेचर शो करता है, एक्सेप्शन है। तो जो रूल्स आप पढ़ रहे हो इतने डिटेल पढ़ते हो, जो फॉलो जिस चैप्टर में नहीं हो पाते वो इनऑर्गेनिक कहलाता है। ऑर्गेनिक में आपको ऐसे एक्सेप्शन बहुत रेयर मिलते हैं। ठीक है ना, इतना ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप अच्छे से मैकेनिज्म्स को पढ़ते हो। अगर आपकी जीओसी अच्छी है, आपने ऑर्गेनिक में बेसिक अच्छे से करा है ना, फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होता। ऑर्गेनिक का जो सबसे पहला चैप्टर है जीओसी, वो आपको डिटेल में पढ़ना हो ना। उसके आगे के चैप्टर तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, पर जीओसी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना हो। ओके, तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो उसको पढ़ने का क्या ऑर्डर रहना चाहिए, उसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले अपने मोल कंसेप्ट को अच्छा करना चाहिए। ठीक है। जब आपका मोल कंसेप्ट में आपके मोलर मास, इक्विवेलेंट मास, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये सब अगर आपको अच्छे से कवर हो जाता है, फिर आपको आना चाहिए मोल कंसेप्ट के बाद सीधा किस पर। अब देखो आप कहोगे सर स्टेट्स ऑफ मैटर कट गया, स्टेट्स ऑफ मैटर डिलीट हो गया है, पर थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर थर्मोडायनेमिक्स में चाहिए होता है। तो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में थोड़ी सी चीजें पढ़ लेना। ठीक है, मुझे पता है वो डिलीटेड है, पर आपका स्टेट्स ऑफ मैटर के बिना थर्मोडायनेमिक्स अच्छा नहीं। तो पीवी बराबर एनआरटी में कुछ लॉज होते हैं, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ। तो ये सब आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि इनके बिना आपको थर्मोडायनेमिक्स में दिक्कत आएगी।
ठीक है। अगर आप फिजिकल सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हो तो आप मोल कंसेप्ट के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ो और फिर आप पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं, केवल आइडियल गैस इक्वेशन। आपसे मैं नहीं कह रहा आप रियल गैसेस के बारे में पढ़ो। आप जेई एडवांस के लिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, जेई एडवांस में है। और अभी सुनने में आ रहा है कि अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो नीट वालों का एम्स अलग होने वाला है। सुनने में आया है कि एम्स में जैसे जेई एडवांस का हिसाब होता है वैसे ही नीट में अब एम्स के लिए आपको एक और पेपर देना पड़ेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, नीट में से एम्स शायद अलग हो रहा है और वो अपना खुद का एग्जाम करेगा, जैसे जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट मेंस, नीट एडवांस जैसा कुछ होने की ऐसा आगे की बातें चल रही। तो स्टेट्स ऑफ मैटर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, भले ही वो आपका ओमिटेड है पर इसमें आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अगर इसके बिना आप थर्मो शुरू करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सर ने कौन सा लॉ लगाया जिसमें P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1 लिख दिया। वो तो पड़ोस में लिख देंगे बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। आप सोचोगे कहां से आया। तो ये कुछ है और इसका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है क्योंकि ये आपके मोल कंसेप्ट से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरू करना चाहते हो बच्चों, अगर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो ना, आप चाहते हो मैं पहले पूरी फिजिकल कर लूं, तो आपको इस तरह से आगे बढ़ना। फिजिकल में सबसे पहले आप मोल कंसेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर और थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना जरूरी है और फिर थर्मोडायनेमिक्स को आपको करना चाहिए। ठीक है, अब आपने अगर ये 3 चैप्टर कर लिए तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इक्विलिब्रियम को पहले कर। ठीक है ना, आपने ये फिजिकल के चैप्टर आप कर लोगे ना, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी बिना उन चैप्टर्स को पढ़े हुए जो इनके बीच में। बट अगर आप इक्विलिब्रियम करना चाहते हो तो उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप इक्विलिब्रियम करने से पहले पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप उन 3 चैप्टर्स को कर सकते हो अगर आपको फिजिकल अच्छी लगती है और फिर आपका डायरेक्शन ये जाना चाहिए। ठीक है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर करो, पीरियोडिक टेबल करो और केमिकल बॉन्डिंग करो। ये तीनों एक साथ करोगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूज पीरियोडिक टेबल में होता है, पीरियोडिक टेबल का यूज केमिकल बॉन्डिंग में होता है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताया जाएगा ऑफ प्रिंसिपल और वो आपका यहाँ लग जाएगा। हुंड्स रूल बताया जाएगा, वो आपका यहाँ लग जाएगा। फिर यहाँ आप एलिमेंट्स के बारे में समझोगे, आपको पता लगेगा सल्फर एक नॉन मेटल है तो फिर उसके सारे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो ये सब चीजें, ये तीनों इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप चाहते हो कि आप सीक्वेंस से चलो तो फिर आपको इन तीनों को साथ में करना चाहिए। आपको फिजिकल पहले करनी है तो आप फिजिकल में मोल कंसेप्ट और थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर का कंसेप्ट आपको चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी अगर आपको पीरियोडिक ज्यादा नहीं आती। ठीक है ना, थर्मो में ऐसी दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। देखो वहां सिस्टम सराउंडिंग की बात होगी और मेन है अगर आपको थोड़ा बहुत आप ये दोनों कर लेते हो आप कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको ये चीज करनी है, आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है तो आप ये तीनों चैप्टर को फ्लो में करें। ठीक है, आप मोल कंसेप्ट के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर और फिर थर्मो स्टार्ट कर सकते हो, बट इक्विलिब्रियम करने से पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए। क्योंकि इक्विलिब्रियम में काफी चीजें होती है, जैसे लुईस एसिड के बारे में पढ़ना है, लुईस बेसिस के बारे में पढ़ना है, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स के बारे में पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आता होगा तो वो आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले मेरे साथ मोल कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा और वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कल से। ठीक है, तो आप मोल कंसेप्ट को ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये आपकी 11th का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। ठीक है ना, 11th के फर्स्ट पार्ट में इतने ही चैप्टर होते हैं। अब अगर आपसे बात करी जाए अगर ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों आप फ्लो से पढ़ना। ठीक है, आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करो जीओसी पे तो फिर आप अमीन्स तक रुकना मत। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये एक साथ पढ़ोगे, क्योंकि ये एक सीरीज में सर्किट है, ये एक सीरीज में सर्किट है और अगर एक भी ब्रेक आया तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा और पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक फ्लो में करो, चाहे इसे 40 डेज दो चाहे 45 डेज दो, पर जीओसी के बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो के बाद एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, एसिड्स और फिर अमीन्स पे जाके आपको रुकना है बच्चों। बायोमॉलिक्यूल्स का तो कोई बात नहीं, बट इन चैप्टर्स को आप साथ में करोगे तो आपको बहुत
जल्दी होगा चीजें और इजीली समझ में आएंगी। अब कैसे, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, जैसे आपको पता है, आपने देखा एल्काइल हैलाइड की, एल्काइल हैलाइड की आपने प्रिपरेशन देखी, आपने एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन देखी, आपको उसमें पता है ROH SOCl2 से रिएक्ट करेगा तो हमें मिल जाता है एल्काइल हैलाइड। ये खूब सारी आपने प्रिपरेशन देखी। तो यही एल्कोहल की क्या हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, तो जब आप ये फ्लो में पढ़ते हो तो आपका बार बार चीजें रिवाइज हो जाएंगी। 5 दिन पहले आपने पढ़ा एल्डिहाइड को बनाते कैसे हैं एसिड से, या आपने पढ़ा एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से, और फिर आप अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी उन्हें रिवाइज कर सकते हो। तो ये इंटरलिंक्ड है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये जीओसी और इसके साथ वाले चैप्टर्स को एक फ्लो में करो और एक ही जगह से करो। आप मुझसे पढ़ो, जहां से पढ़ो, पर अगर आप ये चैप्टर्स कर रहे हो तो आप एक ही जगह से पढ़ते हो तो आपको चीजें समझ में आती। अब जैसे किसी से आपने एल्काइल हैलाइड पढ़ाया है तो उन्हीं से अगर आप एल्कोहल पढ़ते हो ना तो आपका फायदा ज्यादा हो, क्योंकि मान लो उन्होंने कोई चीज बताई है तो फटाफट से वहां लिंक कर देंगे कि बच्चों मैंने तुम्हें बताया था ना एल्काइल हैलाइड में ऐसा होता है। तो ये बहुत फायदा है, ये सीरीज में चीजें होती हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहते हो तो आपको सीरीज में करना चाहिए, बिना रुके। चाहे अब तो अभी बहुत टाइम है ना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप इसे ही पढ़ना, आप उधर मैथ फिजिक्स पढ़ते रहना, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप एक बार शुरू करो तो फिर उसे एंड तक लेके जाना, उसे छोड़ना मत। तभी आपकी ये अच्छी होगी और बहुत स्ट्रांग आपका इसमें बिल्डअप रहेगा। अगर आपने जीओसी से शुरू करके इसे अमीन्स पे जाके ही आप रुके। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो सबसे पहला टारगेट क्या है, आप शुरुआत मोल कंसेप्ट से करो और फिर थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर करके आप थर्मो पढ़ सकते हो। ये 3 चैप्टर आपको एक साथ करने हैं, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। तो अगर आपको लगता है तो आप मोल कंसेप्ट के बाद सीधा ये 3 कर सकते हो, सीक्वेंस से भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के सीक्वेंस से भी चीजें पढ़ते हो कि मोल कंसेप्ट, फिर हमने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और फिर हम आते हैं, तो भी कोई परेशानी नहीं। बट आप स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, नई वाली में, उसके बिना आप थर्मो स्टार्ट करोगे तो आपको परेशानी आएगी। तो मैं स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जितनी स्टेट्स ऑफ मैटर की जरूरत थर्मो में पड़ती है उतना हमें कवर कर। जैसे अब आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का। जैसे आपको पता है, अगर आप लोग ड्रॉपर हो आपको पता होगा वर्क डन आइसो में क्या होता है, आइसोथर्मल में 2.303 एनआरटी लॉग वी इनिशियल ओवर वी फाइनल, ये वर्क डन होता है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। तो अगर आपकी फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है तो वर्क डन नेगेटिव आ जाता है, वो आपको पता है एक्सपेंशन में। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल में हम लॉ लगा सकते हैं कौन सा, बॉयल्स लॉ, जिससे हम वी आई अपॉन वी एफ को लिख सकते हैं पी फाइनल ओवर पी इनिशियल, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। अब इस फॉर्मूले को ये वाला लिखने के लिए हमें कौन सा चैप्टर आना चाहिए, गैसियस स्टेट्स। है दोनों आसान चीज। ठीक है, अब मान लो किसी टीचर ने बताया किसी ने नहीं बताया, तो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो ऑर्गेनिक की बात हो गई, फिजिकल की बात हो गई। अब रह जाती है आपकी इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक के ही वैसे ये 3 चैप्टर है एक तरह से। केमिकल बॉन्डिंग को कुछ बुक्स में फिजिकल लिखा हुआ है, जेई मेंस के सिलेबस में भी केमिकल बॉन्डिंग को फिजिकल माना जाता है, बट एक्चुअली में इनऑर्गेनिक जैसा ही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देखो थोड़ा सा फिजिकल है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब वेव्स वगैरह की बातें होती हैं, फिजिकल का मतलब है फिजिक्स लग रही है, रियल वर्ल्ड लग रहा है। वेव्स की बात होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आप देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिजिक्स लग रही है ना उसमें, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आधा पार्ट फिजिकल का है। बट जब आप ऑफ बाउ प्रिंसिपल डिस्कस करते हो या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की बात करते हो तो फिर आप इसे किस में देख लेते हो, तो ये आपका आ जाता है इनऑर्गेनिक। तो ये मिक्सचर है दोनों चीजों का, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का। और पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अब क्या बात रह जाती है पी ब्लॉक की, तो देखो 11th क्लास, अब इनऑर्गेनिक जो मेन है वो 12th में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेन 3 चैप्टर होते हैं, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। केमिकल बॉन्डिंग तो है, वो मैंने आपको बता दिया 12th की अगर मैं बात कर रहा हूँ। तो इन 3 चैप्टर को करने का तरीका है, पी ब्लॉक आप इसे डिवाइड करो। आप कहोगे सर इसे सीरीज में पढ़ो, नहीं, ये याद करने वाली चीज है। तो आप इसे डिवाइड करो। ग्रुप 15 पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, अच्छे से रिवाइज कर, थोड़ा ब्रेक लिया, 1-2 दिन 1-2 हफ्ते का, ग्रुप 16 पढ़, फिर हमने ग्रुप 17 पढ़ा, ब्रेक लिया। आप जब इसे एक साथ पढ़ोगे तो आप
रट रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, इसे याद कर रहे हो, तो इतना ज्यादा एक साथ दिमाग की रैम फेल हो जाएगी। 15 ब्रेक लिया, 16 ब्रेक लिया, 17 ब्रेक लिया, 18। ठीक है, ये होता है पी ब्लॉक को पढ़ने का तरीका। और हमेशा याद रखना, एक बार पेपर से पहले, पेपर से 3-4 दिन पहले पी ब्लॉक को दोबारा पढ़ना, दोबारा रट्टा मारना, क्योंकि ये वाले पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ के ज्यादा सही रहते, रिफ्रेश रहती ना मेमोरी। और डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप साथ में पढ़ सकते हो, इसमें याद करने से ज्यादा समझने वाली चीजें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर होते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक में मोस्टली याद करना होता है, पर इनमें काफी समझने वाली चीजें हैं, तो आप इन दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल साथ में पढ़ना, तो आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादातर डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बना, आयरन, कॉपर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस किस के होते हैं? आयरन के, कॉपर के, सिल्वर के, कोबाल्ट के, निकल के। कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप अगर इन दोनों को पेयर करके पढ़ते हो तो आपका बेनिफिट। तो ये हो गया, पी ब्लॉक को अकेला पढ़ना है, पर उसको तोड़ देना तो आपको उसे कमजोर लगेगा, यूनिटी स्ट्रेंथ है तो उसको तोड़ दो। आखिरी चीज रहती है 12th की आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। तो अगर 11th की फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 11th की फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपका लेवल 3 है, हायर लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री लेवल 1.5। केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी है, सोल्यूशन बहुत इजी है। रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा मुश्किल है। आप कह रहे हो सर रेडॉक्स तो 11th में, पर रेडॉक्स इलेक्ट्रो साथ में पढ़ना चाहिए। यही वो है जिसकी वजह से मैंने आधा पॉइंट एक्स्ट्रा दिया, वरना ये दोनों तो लेवल 1 के बराबर है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, कितना छोटा फॉर्मूला है उसका, ठीक है, आपने देखा है, मोल कंसेप्ट, मोलैरिटी, बहुत इजी। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, बट आप सेकेंड ऑर्डर का जनरल ग्राफ वगैरह आपको पता। ओके, तो इस तरह से चीजों को हम पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर एक एक वीडियो डेली अपलोड करूं। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कैसे पढ़ना है। कल से मैं आपका मोल कंसेप्ट के ऊपर वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। तो मोल कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे कल से, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इसको हम स्टार्ट कर देंगे। कल आपको इसी समय 9:30 बजे इसकी वीडियो में शेयर कर दूंगा। ओके, तो दिस वाज मानस खडूजा ऑन मानस खडूजा केमिस्ट्री अड्डा। बच्चों, चैनल को लाइक जरूर करना, और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहीं मैं नोट्स सारे अपलोड करूंगा। मानस खडूजा केमिस्ट्री अड्डा के नाम से है, आप सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में इसकी लिंक होगी, आप वहां से भी देख सकते हो, मानस खडूजा केमिस्ट्री अड्डा। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में बताना आप किस तरह से चीजों को चाहते हो। और कोई भी अगर आपको डाउट हो, ऐसा नहीं है कि मैं केवल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा, पर अभी वो टाइम नहीं है कि मैं आपको स्ट्रेटेजीज बनाऊं या कॉलेजेस के बारे में ज्यादा बताऊं, अभी पढ़ने का टाइम। अब हम पढ़ सकते हैं, बहुत टाइम है हम पे, कॉलेजेस के बारे में भी सोचेंगे, उनके वीडियोस देखेंगे, पर अब थोड़ा केमिस्ट्री को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉपर को तो पढ़ना चाहिए, अब उसे सब पता है कौन सा कॉलेज उसे चाहिए, अब उसका टाइम है पढ़ने का। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, नई चीज को स्टार्ट करते हैं, और इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे कल 9:30 बजे, आप जब मैं स्टार्ट करूंगा बोल कन से। बाय बाय।